राज्य की इस तीसरी कड़ी में मैं प्रारंभ करूंगा हॉब्स के लेवियथन से, जो पिछली वीडियो में अधूरा रह गया था। तीसरी कड़ी में मैंने कहा था कि लेवियथन अपने लोगों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए लोगों को सामाजिक समझौते का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे अधिकार अपनी सहमति से लेवियथन को सौंप दिए हैं। लेकिन महाशासक लोगों के प्राण लेता है या उनके जीवन को खतरे में डालता है, उन्हें भोजन, पानी, वायु और औषधि से वंचित करता है, तब लोग सामाजिक समझौते को तोड़ सकते हैं और महाप्रभु को हटा सकते हैं या मारकर नया सामाजिक समझौता कर सकते हैं। अर्थात यह एक अत्यंत अपवाद की स्थिति है जो लोगों को क्रांति का अधिकार देती है। हॉब्स का राज्य एक कृत्रिम राज्य है, क्योंकि उसे सामाजिक समझौते से बनाया गया है और लोग उस सामाजिक समझौते को तोड़कर नया समझौता भी कर सकते हैं। हॉब्स का महाशासक कानूनी राज्य प्रभु है, इसलिए हॉब्स लिखता है कि जिन अनुबंधों के पीछे कानून की या तलवार की शक्ति नहीं होती है, वे केवल शब्द हैं, शब्द हैं, शब्द हैं, और वे मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। इसी को कानूनी निश्चयवाद कहते हैं। बोंदा की तरह हॉब्स कानूनी निश्चयवाद का समर्थक है और इसलिए वो कहता है कि राज्य में कानून ही सब कुछ है, क्योंकि कानून बाध्य होता है और स्पष्ट होता है। तथा उसका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। इसलिए रीति रिवाजों में कोई बल नहीं होता, क्योंकि उनका मानना या ना मानना लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। हॉब्स बोंदा का शिष्य है और बोंदा की तरह कानूनी प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। हॉब्स का राज्य सामाजिक समझौते पर टिका है। ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम संस्था है। हॉब्स का राज्य सोसाइटी और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। ये कॉमनवेल्थ का पार्ट है, क्योंकि हॉब्स के अनुसार तीनों एक साथ ही जीवित रह सकते हैं, अर्थात सोसाइटी, गवर्नमेंट और कॉमनवेल्थ, और तीनों एक साथ ही चले जाते हैं। हॉब्स के राज्य का मानव पूर्णतः स्वार्थी है, जिसके भीतर क्षमताएं भरी पड़ी हैं और मानव अपनी क्षमताओं का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता है। क्षमताओं का अधिकाधिक उपयोग प्राकृतिक अवस्था में तो नहीं किया जा सकता। इसी कारण हॉब्स का मानव शांति चाहता है और इसलिए शांति के लिए वो सामाजिक समझौता करता है और इतनी बड़ी कीमत चुकाता है कि अपने सारे अधिकार लेवियथन के पक्ष में समर्पित कर देता है। हॉब्स का राज्य एक सर्वसत्ताधारी राज्य है, लेकिन उसके पास एक विकल्प है। यदि राज्य उसके प्राणों की रक्षा नहीं करता तो सामाजिक समझौता तोड़ा जा सकता है। और नया राज्य स्थापित किया जा सकता है। हॉब्स का मानव अपने स्वार्थ के लिए राज्य की स्थापना करता है और इसलिए कॉमनवेल्थ में सभी लोग अलग अलग हैं और इसलिए सामाजिक हितों को कोई जगह नहीं है। यह एक व्यक्तिवादी समाज है। इसी को सीबी मैकफर्सन ने बाजारवादी समाज या मार्केट सोसाइटी कहा है। अब बात आती है लॉक की। जॉन लॉक हॉब्स की शैली को ही अपनाते हैं, इसलिए लॉक को सामाजिक समझौतावादी कहा जाता है। लेकिन वो सोसाइटी, स्टेट और गवर्नमेंट तीनों को अलग अलग कर देता है। प्राकृतिक युग में समाज है, लेकिन राज्य और सरकार नहीं, अर्थात अवस्था प्री पॉलिटिकल तो है लेकिन प्री सोसाइटी नहीं है।
और जब सभी लोग शांतिपूर्वक रहते हैं तो लॉ ऑफ नेचर कहता है कि सभी को 3 अधिकार प्राप्त हैं: जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार। समस्या यह है कि इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि ना तो पुलिस है ना न्यायपालिका, और इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस और राज्य के दोनों कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए प्रकृति का कानून कहता है कि ये गलत है। इस कारण प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए लोग एक समझौता करते हैं जिसके तहत एक समुदाय, कम्युनिटी स्थापित होती है, वही राज्य है। और सभी लोग इस समुदाय को प्रभुसत्ताधारी बना देते हैं, अर्थात सभी लोग प्रभुसत्ता के हिस्सेदार हैं। इसके बाद एक और समझौता किया जाता है जिसे छिपा हुआ या निहित समझौता कहते हैं। यह समझौता समुदाय व राजा के बीच होता है। राजा वचन देता है कि वो सभी लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, और यदि वो ऐसा ना कर सका तो समुदाय उसे हटा सकेगा। और उसकी जगह समुदाय नया सामाजिक समझौता कर सकेगा। अर्थात राजा की शक्तियां सीमित हैं और वो संसद के प्रति, अर्थात कम्युनिटी के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना करता है। इसे संवैधानिक राजतंत्र कहा गया। लॉ का राज्य भी हॉब्स की तरह कृत्रिम है। दोनों के मध्य अंतर इस प्रकार है। हॉब्स कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है जिसमें सोसाइटी, स्टेट और गवर्नमेंट तीनों हैं। अगर सामाजिक समझौता टूटता है तो तीनों चले जाते हैं, और होता है तो तीनों वापस आते हैं। लॉक तीनों में अंतर करता है। प्राकृतिक युग में समाज है। प्रथम समझौते से राज्य बनता है। जब राज्य बन जाता है तो वो स्थायी हो जाता है। फिर दूसरे समझौते से सरकार बनती है जो किसी भी समय बदली जा सकती है। इसलिए जब भी सामाजिक समझौते का नवीनीकरण होता है, केवल सरकार बदलती है, वो दोनों सुरक्षित रहते हैं। हॉब्स का राज्य सर्वसत्ताधारी राज्य है क्योंकि सामाजिक समझौते के अनुसार सभी लोग अपने अधिकार लेवियाथन को सौंप देते हैं। लेकिन लॉक का राज्य लोकतांत्रिक है क्योंकि प्रभुसत्ता जनता में वास करती है और जनता के पास है, तथा राजा समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। इसी कारण लॉक सामाजिक समझौते का सच्चा प्रतिनिधि भी कहा जाता है। हॉब्स का राज्य कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ताधारी है, लेकिन लॉक का राज्य में प्रभुसत्ता के 2 रूप दिखते हैं। कानूनी प्रभुसत्ता राजा के पास है, लेकिन लोग भी प्रभुसत्ताधारी हैं और वे अपनी इच्छा से संसद बनाते हैं, तथा संसद मतदाताओं की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। यह हो सकता है कि संसद कानून बनाए और राजा उसे लागू करे, लेकिन लास्की के अनुसार प्रभुसत्ता मतदाताओं के पास है। ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ताधारी है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि राजा व संसद मिलकर ही मतदाताओं की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं सोई हुई या निद्रित प्रभुसत्ता, स्लीपिंग सॉवरेनिटी, जो मतदाताओं के पास है, तथा जागृत या एक्टिव सॉवरेनिटी राजा और संसद के पास है। चूंकि मतदाताओं ने संसद बना दी जिसमें उन्होंने अपनी सहमति दी, इसी को छिपी हुई सहमति भी कहा गया। अर्थात लॉक का राज्य छिपी हुई सहमति पर टिका हुआ है, क्योंकि लोगों ने अपनी सहमति से संसद बनाई है या अपनी सहमति संसद को दे दी है, और संसद लोगों की भावनाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती है। हॉब्स का राज्य पूर्णतः व्यक्तिवादी है।
हॉब्स का राज्य पूर्णतः व्यक्तिवादी है। उसी तरह लॉक का राज्य भी पूर्णतः व्यक्तिवादी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समुदाय में अपना स्वतंत्र स्थान रखता है, वह अपना हित जानता है, वह अपना हित साधन करता है। मनुष्य अपनी मेहनत से अपनी संपत्ति बनाता है और इसलिए वह अपनी संपत्ति का परम स्वामी है। उसने अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही सारे कार्य किए हैं। लॉक एकमात्र ध्येय जिसकी खातिर सामाजिक समझौता किया जाता है वह है संपत्ति की सुरक्षा, अर्थात सरकार का कार्य है लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना। लोगों ने उसे अपनी कठोर मेहनत से बनाया है और राज्य इसे लोगों के इस प्राकृतिक अधिकार को छीन नहीं सकता है। सीबी मैकफरसन ने इसे अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा है।